नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में स्वागत है आपका। और रोज की तरह हमारे साथ बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज दिन भर बिहार की राजनीति, इसके अलावा अन्य जगत में क्या कुछ होने जा रहा है। सीधी बातचीत करेंगे सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल सर, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आ रहे हैं और बिहार में आप जान रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। कौन उम्मीदवार होंगे इस पर भी बहस है। तो क्या लग रहा है, नितिन नवीन का आना किस बात का संकेत दे रहा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन का निश्चित रूप से जब चुनाव की बात है और बिहार विधान परिषद का जो विधानसभा कोटे से द्वैवार्षिक चुनाव हो रहा है 9 सीट पर, और एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर, एक सीट पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में मुकम्मल तौर पर 10 सीट आपको दिखाई पड़ रही है। तो 10 सीट पर जब चुनाव होगा बिहार में, और अपनी हालिया अभी जो भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी का चुनाव हुआ था, सिटिंग सीट जेडीयू की थी, उसको राष्ट्रीय जनता दल ने कब्जा कर लिया, उसको अपने पाले में कर लिया। तो ऐसे में यह राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं और पटना उनका बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक नर्सिंग किया है, उस सीट पर भी उपचुनाव होनी है। तो वहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, यह मुकम्मल तौर पर जब नितिन नवीन बिहार में पटना में आज हैं तो वह इस पर कहीं ना कहीं चर्चा चिंतन मनन होगा। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से इन सब जो मुद्दे हैं, कई सारे अहम मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा होगी और अंदर खाने में चर्चा होगी। यह कोई पब्लिक डोमेन में चर्चा नहीं होने जा रही है। और कैसे 9 का 9 स्ट्राइक हम करें, 8 का 8 स्ट्राइक करें, एक सीट ऐसे आरजेडी को जाने वाली है उसमें, जो द्विवार्षिक चुनाव की हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद की। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी रणनीति बनाने की बात है, क्योंकि विपक्ष भी इस पर पूरी मुकम्मल तौर पर मजबूती से बैटिंग बॉलिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब नितिन नवीन का आज दिन भर का कार्यक्रम क्या होगा, इस पर भी मीडिया की और सबकी नज़र पैनी नज़र रहेगी। जी बिल्कुल। तो नितिन नवीन आज जो है तमाम चुनाव स्ट्रेटजी पर अंदर खाने बात करेंगे। लेकिन सर, आज बिहार में आजकल सियासत तेज है बंगले को लेकर, और सीएम सम्राट विगत दिनों, पिछले दिनों सहयोग शिविर कार्यक्रम में ये कहते हुए नजर आए हैं बंगला किसी भी हाल में खाली करना पड़ेगा। तो क्या संदेश दे रहे हैं वो? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। वो पहली बार भाजपा का यह सपना साकार हुआ है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो राबड़ी देवी, जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो 10 सर्कुलर रोड का आवाज़ था, उसमें भवन निर्माण विभाग की ओर से बीते दिन आपने देखा कि उसको उनको 39 हार्डिंग रोड उनको कर दिया गया, और वहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री को वह अलॉट किया गया है। तो ये ऐसे में आपको देखा, समझ में आ गया। उसके बाद से ही राबड़ी देवी जब दिल्ली से बीते दिन लौट के आई थी, तो उस समय एयरपोर्ट पर उनसे जब इस समय पत्रकारों ने पूछा तो बोला कि मैं बंगला नहीं खाली करूंगी, जितना पुलिस सम्राट को भेजनी। तो ये एक तरीके से आप देखिएगा कि आमने सामने कन्फ्रंटेशन, आमने सामने राजनीतिक रूप से यह बवेला मचा हुआ है 10 सर्कुलर रोड को लेकर के। जो राबड़ी देवी का जो आवास था, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का वह सरकारी आवास, नाम पता ठिकाना था। तो ऐसे में अब आप देख पा रहे हैं कि सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहा कि सरकार किसी की बपौती नहीं है, खाली करना होगा। मैं भी 2400 स्क्वायर फीट की के एरिया में रहा कभी सरकारी आवास। अब वो भले वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभालने के बाद वो कह रहे हैं हम इतना मंत्री पद रहे हैं, आज तक सरकारी बंगले से, सरकारी आवास से मुझे कोई लोभ लालच नहीं। निश्चित रूप से, लेकिन ये देखिए, लोभ लालच तो अलग विषय है, लेकिन आपको जब मकान मिला है, सबको मकान मिला है। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहा है कि कई लोग ऐसे चेहरे हैं जो कि कहीं नहीं है, किसी सदन के सदस्य नहीं है, और कुछ तो जो दिल्ली में सदन में हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में, वैसे लोग रह रहे हैं बिहार में। तो कई सारे मसले मिसाइल वो खड़ा कर रहे हैं, जिसका जवाब आपको रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल को देते हुए नहीं बन पा रही है। और असहज की स्थिति
आपको एनडीए में दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, अब सम्राट चौधरी सरकार हैं, तो वह बोल रहे हैं खाली कराएंगे, तो निश्चित रूप से वह उसके लिए जितना भी बोल तरीके दिए की खाली करना ही होगा। तैयारी है, वह तैयारी मुकम्मल तौर पर अपने सरकार के स्तर से की जा रही है कि उस बंगले को, उस सरकारी आवास को, जो द सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास था, उसका नाम पता ठिकाना उनको बदल के 39 हरी रोड कर दिया जाए और उसमें जिसको मिला है, जिसको आवंटन किया गया है, वह रहें जाकर के। वहीं दूसरी तरफ सर हम देखें, बिहार में एमएलसी के जो चुनाव है, उपचुनाव भी हैं, एआईएमआईएम एक वादा याद करा रही है तेजस्वी यादव को। आखिर वो कौन सा वादा ओवैसी की पार्टी से तेजस्वी ने कर लिया? देखिए, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है, उसके प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान, वह कह रहे हैं कि एक सीट कहा गया था हमको बिहार विधान परिषद से उनकी पार्टी को देने के लिए। जी। तो अब कहाँ कहा गया था, किससे कहा गया था, तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वह बता सकते हैं, या अख्तर उल इमान से अगर 1-to-1 में कहा गया होगा तो वह जो बोल रहे हैं वो बात सही है। लेकिन देखिए, राजनीति में इस तरीके से नहीं होता है। आपको कहा गया, नहीं कहा गया, यह सब है। आपने देखा भी, अगर यदि वह उस कालखंड की बात कर रहे हैं जबकि राज्यसभा के लिए बिहार से 5 जो कोटे की सीट है उसके लिए चुनाव हुआ था, आपने देखा कि जीती हुई सीट, एक सीट जो आरजेडी के खाते में जाती, वह भी लूज कर गई, वह भी हार गई। जिस तरीके से, हाँ, एक बात देखने को मिला कि वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सभी विधायक मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़े रहे। जो आरजेडी के प्रत्याशी एडी सिंह उनके साथ खड़े रहे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब क्या अंदर खाने में डील हुई, और डील हुई तब जाकर के ओवैसी की पार्टी ने वोट किया उसके साथ। पार्टी में भी शामिल हुए थे। हाँ, नहीं, उसको ऐसे नहीं समझिए, इसको डील, हम बार बार कह रहे हैं, डील क्या हुई और उस डील का लब्बू लबाब क्या निकला, यह भी समझना पड़ेगा। देखिए, आज के डेट में आप पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान कर रहे हैं कि तेजस्वी को जो वादा याद, तो ये वादा के बारे में तो यह मीडिया की जानकारी में नहीं। मीडिया तो जिस बात को छन करके आई थी उस बिटवीन द लाइंस को लिख रहा था और बोल रहा था। तो ऐसे में इतनी बात समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव ही इस बात के मुकम्मल तौर पर गवाह होंगे या अख्तर उल इमान ही गवाह हैं क्या इन लोगों में डील हुई। लेकिन जब आप देख पा रहे हैं कि जब सीट आरजेडी लूज कर गई तमाम प्रयासों के बावजूद, बिल्कुल, तो अब कहीं ना कहीं यह अब बात बनता हुआ नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से आरजेडी का प्रत्याशी खड़ा होगा, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नहीं मिलेगी सीट, इसको ही मान के चलिए। और तेजस्वी ने पूरा कमर कस लिया है, आरजेडी ने कमर कस लिया है एक सीट अपने जीतने के लिए। आरजेडी एक सीट अपने जीतने के लिए। वहीं सर, सरकार बदल गई है बिहार में, लेकिन जो एनडीए के घटक दल है जेडीयू, वो तमाम उनके नेता कह रहे हैं कि नीतीश मॉडल पर ही बिहार चल रहा है। तो सम्राट मॉडल पर कब चलेगा, या क्या उसका क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो? नहीं, देखिए, नीतीश के मॉडल पर ही चल रही है सरकार, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जिसको जो बोलना है वह बोले। तो और नीतीश कुमार ने जो एक बड़ी लकीर खींची थी, उससे बड़ी लकीर खींचने की चुनौती सम्राट चौधरी के समक्ष है। और इसके लिए सम्राट चौधरी 24/7 लगातार प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से वह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में निवेश करिए, उद्योग धंधे लगाइए, सो दैट कि बिहार में एक बड़ा रोजगार का अवसर तलाशा जा सके, बिहार में रोजगार के अवसर लोगों को, आवाम को मिल सके। तो इतनी बात तो दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, डिप्टी सीएम जो विजय चौधरी हैं बोल रहे हैं कि सरकार नीतीश मॉडल पर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से वही बात जो डिप्टी सीएम आपको विजय चौधरी कह रहे हैं, उतनी ही बात हम भी समझ रहे हैं कि नीतीश मॉडल ही माकूल है बिहार के लिए। बिहार की जो आबो हवा है उसमें नीतीश मॉडल ही काम करेगा। और इस चीज को कई बार जो है सो सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं दिखाया भी है कि क्राइम और करप्शन से जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी आत्मसात नहीं किया, मैंने अपने साथ नहीं रखा, और उसी पर उतने ही कड़े सख्ती के साथ यह भी दिखाई पड़ रहे हैं सम्राट चौधरी भी। बिल्कुल। आज शाम सर कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है बिहार के लोगों के लिए आज शाम? निश्चित रूप से आज सम्राट चौधरी के कैबिनेट की बैठक शाम को है 5 बजे। जी। तो ऐसे में आप मान लीजिए कि
जब कैबिनेट की बैठक होगी तो तमाम कई सारे एजेंडे जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो आपको बिहार की आम आवाम की बेहतरी के लिए होगा, जी। वह तोहफे आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने देखा भी था कि बीते दिन जो सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कई सारी सौगात, कई सारे तोहफे आम आवाम के लिए दिए गए थे। तो फिर आज की बैठक पर तमाम लोगों की नजरें होंगी कि क्या कुछ निकल करके आता है। वहीं सर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विगत दिनों हमने वो खबरें भी चलाई थी, लेकिन कुछ शुरू होने जा रहा है शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग, ऐसा खुशखबरी मिल गया क्या? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। और शिक्षक, आप जब गुरु जी जिनको कहते हैं, शिक्षक क्या होता है? ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान बांटता है। तो समाज में क्या चाहिए, ये तो इतनी बात हम समझ पा रहे हैं कि शिक्षकों को बेहतर आपको अवसर मिले। तो इसके लिए आपको हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा विभाग की ओर से, मंत्री की ओर से, सम्राट सरकार की ओर से। और नए नियम के तहत जून से शिक्षकों का जो है सो आपको ट्रांसफर पोस्टिंग दिखाई पड़ेगा। उसमें कई सारे महिला और पुरुष की हम लोग चर्चा करते हैं कि जो आधी आबादी है उनको भी संतुष्ट करना है। कोर वोटर हैं, बार बार एक बात कहते हैं एनडीए के, तो महिला जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनको जो है सो बगल के पंचायत में, माने गांव, उनका जो नेटिव प्लेस, जो पैतृक, उसके बगल के गांव में उनको दिया जाएगा महिला को। पुरुष को जो है सो बगल के प्रखंड में दिया जाएगा। तो यह अब एक अच्छी पहल है। और ऐसे में आपका, हमारा जो सपना है बिहार में, जो बच्चों के भविष्य का निर्माण बेहतर ढंग से हो जाए, मॉडल स्टेट बने और बच्चे भी मुकम्मल तौर पर पढ़ाई कर सकें। तो आपने सुना कि किस कदर आज दिन भर बिहार की राजनीति, अन्य जगत पर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने वो तमाम बातें रखी अपनी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।